गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौर, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप छात्राओं का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने मिलावट के बारे में अध्ययन किया था और हमने जाना था कि मिलावट क्या है, मिलावट क्यों की जाती है, कितने प्रकार की होती है, भोज्य पदार्थों में किस किस पदार्थ की मिलावट करी जा सकती है तथा घर पर छोटे मोटे परीक्षणों द्वारा आप कैसे मिलावटी भोज्य पदार्थों के परीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आज के अध्ययन सत्र में हम लोग मिलावट से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न नियम एवं कानून बनाए गए हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों का भी निर्धारण किया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक शुद्ध रूप में उपलब्ध हो सकें। जिन विधियों द्वारा भोज्य पदार्थों को परिष्कृत किया जाता है एवं विक्रय हेतु तैयार किया जाता है, उनके लिए भी सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया गया है। इन सभी नीतियों एवं नियमों को मुख्यतः उपभोक्ता संरक्षण हेतु बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं तक प्रत्येक खाद्य पदार्थ शुद्ध एवं पोषण से परिपूर्ण उपलब्ध हो सके। प्रायः ये नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला, सरकार द्वारा लागू आवश्यक अधिनियम तथा ऐच्छिक खाद्य स्तर। आज हम सरकार द्वारा लागू आवश्यक अधिनियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार द्वारा लागू आवश्यक अधिनियम में 3 प्रकार के नियम आते हैं। पहला, मिलावट की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1954, इसको PFA अर्थात प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी कहते हैं। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अर्थात एसेंशियल फूड कमोडिटीज़। तीसरा, भार एवं मापक स्तर अधिनियम वेट्स एंड मेजर्स 1985। PFA अर्थात प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। राज्य सरकार द्वारा भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता नियमन हेतु यह आवश्यक अधिनियम है। यह 1 जून 1955 से लागू किया गया था तथा इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि विक्रय तथा वितरित किया जा रहा भोज्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक शुद्ध एवं पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके। इस अधिनियम का एक अन्य उद्देश्य भोज्य पदार्थों में मिलावट एवं विक्रेता स्तर पर किसी भी असावधानी एवं जानबूझकर की गई धोखाधड़ी को रोकना है। इस नियम का संशोधन पुनः 1964 में तथा 1976 में किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ मिलावटी ही नहीं अपितु संक्रमित, विषैले एवं उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले गलत ब्रांड युक्त भोज्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय एवं वितरण पूर्ण रूप से निषेध है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशिष्ट भोज्य पदार्थों हेतु जीवाणुओं की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है, जैसे पाश्चुरीकृत दूध, दूध पाउडर, शिशु आहार, वसा रहित दूध पाउडर, टमाटर सॉस, जैम एवं मूंगफलियों में अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा। अधिनियम की धारा के अंतर्गत मिलावट युक्त भोज्य पदार्थों को मिलावट युक्त माना जाता है यदि विक्रेता ग्राहक की मांग के अनुसार प्रकार और वांछनीय गुणवत्ता वाला पदार्थ नहीं देता तथा विक्रेता द्वारा दिया गया पदार्थ ग्राहक द्वारा हानिकारक या उसकी इच्छा अनुसार न हो। इस पदार्थ में कोई अन्य ऐसा पदार्थ मिला हुआ हो जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या तब भी वह पदार्थ मिलावट युक्त कहलाएगा जिसमें संशोधन के दौरान उसकी वास्तविक संरचना, प्रकार या गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाए और ये परिवर्तन हानिकारक हो। किसी भी भोज्य पदार्थ को संपूर्ण या आंशिक रूप से भिन्न या सस्ते भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो जो उसकी रचना एवं गुणवत्ता को हानिकारक रूप से प्रभावित कर दे, तो भी वह मिलावटी माना जाएगा। किसी भी भोज्य पदार्थ का कोई भी अवयव पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निकाल लिया गया हो जिससे उसकी रचना या गुणवत्ता हानिकारक हो जाए, तो वह मिलावट युक्त पदार्थ कहलाएगा। ऐसे भोज्य पदार्थ को भी मिलावट युक्त कहा जाएगा जो अस्वास्थ्यकर स्थितियों में निर्मित किया गया हो या पैक किया गया हो या रखा गया हो जिससे वह दूषित तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो।
यदि कोई भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गंदे, दुर्गंध युक्त, सड़े हुए या रोगग्रस्त प्राणी या वनस्पति स्रोत से प्राप्त किया गया हो तथा यह भोज्य जीवाणुओं द्वारा संक्रमित हो या किसी अन्य कारण से मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हो तो भी उसे मिलावटी पदार्थ कहा जाएगा। किसी रोगग्रस्त प्राणी से प्राप्त भोज्य पदार्थ मिलावटी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आएगा। जिस भोज्य पदार्थ में कोई विषाक्त तत्व या ऐसा कोई अन्य पदार्थ मिला हो जो मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हो वह भी मिलावटी है। जिस पात्र में भोज्य पदार्थ रखा गया हो वह किसी विषाक्त या हानिप्रद धातु का बना हुआ हो तथा धातु से भोज्य तत्व की रासायनिक प्रक्रिया होती हो और फलस्वरूप भोज्य पदार्थ हानिकारक प्रकृति का हो जाए तो भी वह मिलावटी भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। निर्देशित रंजक पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य रंजक पदार्थ या उसकी निर्देशित सीमित मात्रा से अधिक मात्रा भोज्य पदार्थ में उपस्थित हो तो वह मिलावट युक्त माना जाएगा। किसी भोज्य पदार्थ में कोई प्रतिबंधित संरक्षक पदार्थ मिला हो या संरक्षक पदार्थ निर्देशित मात्रा से अधिक मिलाया गया हो तो यह मिलावट युक्त समझा जाएगा। किसी भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता निर्देशित स्तर से नीचे की हो या उसमें प्रयुक्त सामग्री निर्देशित या सीमित मात्रा से अधिक या भिन्न हो तो भी उसे मिलावट युक्त माना जाएगा। इस प्रकार PFA के अंतर्गत भोज्य पदार्थ के शुद्ध एवं मिलावटी होने को परिभाषित कर दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम के नियमन हेतु सरकार द्वारा कलकत्ता में केंद्रीय आहार प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस प्रयोगशाला में भोजन के संदिग्ध नमूनों की जांच की जाती है। मैसूर में स्थित केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान में भी संदिग्ध मिलावटी नमूनों की जांच की जाती है। सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में ये प्रयोगशालाएं स्थित की गई हैं जो कि विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में कार्य करने के हेतु उत्तरदायी हैं। ये 4 केंद्रीय प्रयोगशाला कलकत्ता, मैसूर, पूना एवं गाज़ियाबाद में हैं तथा इनके अधीनस्थ स्थानीय केंद्र कलकत्ता के अधीनस्थ दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी, मैसूर के अंतर्गत गोवा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, दमन एवं दीव, दादर तथा नागर हवेली, पूना के अंतर्गत बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व चंडीगढ़ तथा केंद्रीय प्रयोगशाला गाज़ियाबाद के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आदि समूह के क्षेत्र आते हैं। उक्त सभी प्रयोगशालाएं केंद्रीय सरकार को भोज्य स्तर के निर्धारण एवं नियमन संबंधी सलाह प्रदान करती हैं। प्रत्येक राज्य विभिन्न ब्लॉक्स एवं जिलों में विभाजित होता है। ब्लॉक स्तर पर खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है और इन निरीक्षकों की संख्या क्षेत्र में स्थित ब्लॉक की संख्या पर निर्भर करती है। इन परीक्षकों के कार्य की जांच एवं उनके पद प्रदर्शन हेतु मुख्य खाद्य निरीक्षक भी नियुक्त किया जाता है। यह मुख्य खाद्य निरीक्षक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्य करता है। CMO को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी भी कहा जाता है। CMO के ऊपर स्वास्थ्य के मुख्य निदेशक का पद होता है और यह पद राज्य में एकमात्र ही होता है। इन्हें मुख्य खाद्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी कहा जाता है। खाद्य निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षण एवं नमूना बनाने हेतु 3 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। खाद्य निरीक्षकों की जो भूमिकाएं हैं वे हैं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार लाइसेंस प्राप्त सभी संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करना, लाइसेंस संबंधी सभी आवश्यक बिंदुओं एवं स्थितियों की जांच करना, संदिग्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त करना एवं स्थानीय विश्लेषणकर्ता के पास विश्लेषण हेतु भेजना, किए गए सभी निरीक्षणों तथा संबंधित कार्यवाहियों का लिखित रिकॉर्ड रखना, ऐसे वाहन को रोकना जिस पर संदिग्ध मिलावटी या विषैले भोज्य पदार्थ विक्रय या वितरण हेतु भेजे जा रहे हों, विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए जा रहे संदिग्ध भोज्य पदार्थों के नमूने प्राप्त करना एवं विश्लेषण हेतु भेजना। खाद्य निरीक्षकों द्वारा संदिग्ध भोज्य पदार्थ का नमूना प्राप्त करने के लिए निरीक्षक भोज्य पदार्थ के संदिग्ध पाए जाने की स्थिति में
भोज्य पदार्थ का नमूने को सील की हुई बोतल में रखता है और बोतल पर लगे हुए लेबल पर खाद्य निरीक्षक की कोड संख्या, विक्रय स्थल का पता एवं नमूना लेने की तिथि तथा समय को अंकित कर लेता है। लिखित सूचना के द्वारा विक्रेता को सूचित कर दिया जाता है कि उसके द्वारा विक्रय किया जा रहा नमूना संदिग्ध पाया गया है एवं इसकी सूचना स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर दी जाती है। तत्पश्चात निरीक्षकों द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाता है कि उक्त भोज्य पदार्थ संदिग्ध पाया गया है या नहीं। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित आदेश प्राप्त करने के पश्चात नमूनों को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थ हेतु भेजे जाने वाले नमूनों की मात्रा जैसे दूध लगभग 250 ml, घी 150 ग्राम, मक्खन 150 ग्राम, और आप देख रहे हैं कि तालिका में सभी नमूनों की मात्रा न्यूनतम 125 ग्राम चाय और खाद्य वसा से लेकर अधिकतम 500 ग्राम ब्रेड, बिस्किट और केक पेस्ट्री तथा शिशु दुग्ध आहार के लिए इन न्यूनतम मात्राओं में संदिग्ध नमूनों को संकलित कर सीज्ड बॉटल में, सील करी हुई बोतल में रखा जाता है और विश्लेषणकर्ता को उपलब्ध करवाया जाता है कि वो नमूनों की जांच करें। आइए हम देखें कि विश्लेषणकर्ता अपना क्या कार्य करता है। विश्लेषणकर्ता का मुख्य कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा संदिग्ध नमूनों को प्राप्त करना एवं उसकी जांच करना होता है। नमूने को प्राप्त करने के पश्चात विश्लेषणकर्ता नमूने की स्थिति एवं उस पर लगाई गई सील से प्राप्त सूचना के रिकॉर्ड बनाते हैं और नमूना प्राप्त करने के बाद 40 दिनों के अंदर अंदर नमूने से संबंधित रिपोर्ट किए गए परीक्षण एवं उसके परिणामों के साथ प्रेषित कर देते हैं। खाद्य नमूनों की जांच में राज्य सरकार किस प्रकार से भूमिका अदा करती है हमने देखा कि खाद्य निरीक्षक जो है वो संदिग्ध नमूनों को पहले प्राप्त करता है, सीज करके सैंपल्स को। जब भी उसको सूचना दी जाती है कि कहीं पर मिलावटी, शादियों के दिनों में जैसे आप देखते हैं दिवाली और होली के त्योहारों पर कि मिलावटी नमूने पाए गए मावे के, दूध के और घी के, तो वो मिलावटी जो संदिग्ध नमूने होते हैं उनको दुकानों को सील करके नमूनों को कलेक्ट करता है। नमूनों को कलेक्ट करने के बाद वो खाद्य विश्लेषण करता है अर्थात पब्लिक एनालिस्ट को पहुंचाता है। पब्लिक एनालिस्ट खाद्य विश्लेषण करता है, उसकी लैबोरेटरी में जांच करता है। जांच करने के बाद वो खाद्य निरीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वो मिलावटी नमूने की जांच रिपोर्ट जो है वो खाद्य निरीक्षक तैयार करता है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार उस पर कार्यवाही आरंभ करती है। संदिग्ध नमूना अगर मिलावटी पाया जाता है तो रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाती है। कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के साथ साथ ही जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, उसको अपील के लिए चांस दिया जाता है कि वो अपनी अपील कर सके और अपील करने के पश्चात वो नमूना पुनः सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहां जांच के पश्चात जो भी रिपोर्ट होती है वो अदालत में प्रस्तुत की जाती है। और अगर नमूना मिलावटी पाया जाता है तो उस बैच से संबंधित सारे लॉट को मैन्युफैक्चरर को उठाने के लिए आदेश दिया जाता है, साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। इस प्रकार से राज्य सरकार समय समय पर भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए नमूनों की जांच करती है और कार्यवाही करती है। आपने सुना भी होगा कि एक बार इसी प्रकार से कोको कोला कंपनी में विषाक्त पदार्थों की मात्रा सीमित मात्रा से ज़्यादा पाई गई, तो वो कंपनी को कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया, सील कर दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वो अपना पूरा प्रोडक्ट मार्केट से उठा ले और बाज़ार में उस कंपनी के शीतल पेय पदार्थ की बिक्री कुछ समय के लिए बंद हो गई। कभी कभी कंपनी का माल ख़राब आने पर उसका लाइसेंस भी कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाता है। तो नमूने की जांच के आधार पर राज्य सरकार या जो भी कानूनी कार्यवाही होती है वो अपने अपने स्तर पर सरकार करती है और इस प्रकार राज्य सरकार जनता को भोज्य पदार्थों में, मिलावटी भोज्य पदार्थों से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रयास करती है। हमने बात करी थी आवश्यक अधिनियम की और भार एवं मापक अधिनियम तथा ऐच्छिक खाद्य स्तरों के बारे में हम अगले अध्ययन सत्र में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।